मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है एलिजाबेथ द गोल्डन एज। डायरेक्टर है शेखर कपूर और IMDb रेटिंग 6.8 है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड कमेंट। जो नए हैं चैनल पक्के से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूलें। चलिए अब सुना जाए। साल 1585 ईसाई धर्म दो मुख्य भागों में बटा हुआ था, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट। यूरोप के अधिकतर देश में उस वक्त कैथलिक धर्म का प्रचार था और वो प्रोटेस्टेंट को एक खतरा मानते थे। कैथलिक स्पेन के राजा फिलिप्स की आंखों में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम कतई नहीं भाती थी, क्योंकि वो भी एक प्रोटेस्टेंट थी और इसके तहत उसने रचा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो आने वाले भविष्य की दिशा तय करेगी। एलिजाबेथ की सभा में बैठे मंत्री उन्हें आगाह कर रहे हैं कि इंग्लैंड और यूरोप भर के कैथलिक्स ने फरमान जारी किया है कि आपकी जगह आपकी कजन मैरी स्टुअर्ट को इंग्लैंड की महारानी की गद्दी पे देखना चाहते हैं, जो कि कैथलिक है और इन सब के पीछे स्पेन ही है। अगर हम उनकी ऐसी हरकतों को नजरअंदाज करते रहे तो इससे हमारी कमजोरी समझा जाएगा। मगर एलिजाबेथ अपने लोगों से बहुत प्यार करती है। उनका मानना है कैथलिक एक बहुत पुरानी विचारधारा है, इसे दबाया नहीं जा सकता जब देश की आधी जनता इसे मानती हो। इंग्लैंड में सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसे जेसूट कहा जाता है, जो कि एक कट्टर कैथलिक शाखा है, जिसने स्पेन और एलिजाबेथ की कजन मैरी स्टुअर्ट से हाथ मिला लिया है। यहाँ कड़ी निगरानी के मध्य मैरी स्टुअर्ट को उम्मीद की एक किरण दिखी। जल्द ही सब शुरू होने वाला है। एलिजाबेथ के सलाहकार फ्रांसिस वॉलसिंघम का कहना है कि उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए और एक वारिस देकर अपनी गद्दी सुरक्षित कर लेनी चाहिए। कई देशों से उम्मीदवार कतार में खड़े भी हैं। मैरी स्टुअर्ट को पहले से एक बेटा है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। लेकिन एलिजाबेथ को रोमांच पसंद है। जो कभी देखा न हो, जो सुना न हो, उसे जानने की उत्सुकता रहती। उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी एलिजाबेथ ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ स्पेन में जंगलों पे जंगल काटे जा रहे हैं। एक जहाजी बेड़ा बनकर तैयार किया जा रहा है आने वाले आक्रमण के लिए। महारानी एलिजाबेथ की दरबार लगी है। देश विदेश से लोग आए हैं और साथ स्पेन का राजदूत भी शामिल है। कई देशों से राजाओं की शादी का प्रस्ताव भी आया है, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी से शादी एक बहुत बड़ी सियासी गठबंधन होगा। एलिजाबेथ रोज की इन सब चीजों से उब चुकी है। तभी किसी जहाज के कप्तान वॉल्टर रैली का नाम पुकारा गया। उसने अपना परिचय एक खोजी के रूप में दिया, जो नई जमीन की तलाश में रहता है। उसने दुनिया के मानचित्र में ऐसी ही नई जगह ढूंढ निकाली है जहां वो इंग्लैंड का झंडा लगाना चाहता है, उन्हें इंग्लैंड के अधीन लाना चाहता है। ऐसे और भी समुद्री यात्रा के लिए उसे महारानी का समर्थन चाहिए। वॉल्टर ऐसे ही किसी दक्षिण की भूमि से दो आदिवासी को भी नमूने के तौर पे अपने साथ लाया है। वहाँ तंबाकू और सोने की भरमार है। दरअसल इन नई खोजी गई जमीनों पर स्पेन की भी नजर है, इसीलिए वो नाखुश है। इधर एलिजाबेथ वॉल्टर की बातों से जैसे मंत्रमुग्ध हो गई है। उसकी बातों में रोमांच की गंध है। कहीं दूर इंग्लैंड में जुदास नाम के एक आदमी को फ्रांसिस का जासूस और एक प्रोटेस्टेंट गद्दार ठहराकर कुछ लोगों ने उसे बेरहमी से मार दिया। दरअसल ये लोग स्पेन के इशारों पे एलिजाबेथ के खिलाफ एक गहरी षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्हीं में से एक बैडमिंटन ने कहा, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं महारानी को मार देते हैं। रॉबर्ट बोला, अभी तो हमारे बीच से एक जासूस पकड़ा गया है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। उन्हीं में से एक विलियम चुपचाप खड़ा है। अब यहाँ फ्रांसिस से मिलने वही विलियम आया है। जो कुछ भी इंग्लैंड के खिलाफ हो रहा है उसने उसकी जानकारी दी। अब यहाँ सभा में बोर होती एलिजाबेथ की नजर दूर खड़े वॉल्टर पर पड़ी। वो उससे बातें करना चाहती है, उससे और जानना चाहती है। रानी होने के नाते वो ऐसा कर नहीं सकती, इसीलिए उसने अपनी खास दासी बेस को उसके पास भेजा। बेस ने वॉल्टर से दो चार इधर उधर की बातें करनी शुरू की। वॉल्टर यहाँ के अमीर नकचड़े लोगों से अलग है। उसमें एक जोश है, एक रवानी है। उसकी आंखों में सपने हैं नई जगह देखने का।
उसकी रोमांच से भरी बातें सुनकर या तो कोई उसे पागल समझेगा या दीवाना। और यहाँ बेस ही नहीं, वॉल्टर भी समंदर की तरह उसकी खूबसूरती में गोते लगा रहा है। सभा खत्म होने के बाद एलिजाबेथ ने बड़ी ही उत्सुकता से वॉल्टर के बारे में पूछा, लेकिन जिस तरह से बेस उसके बारे में बताते हुए खो सी गई, एलिजाबेथ बोली, तुम उसे पसंद करने लगी हो। उससे कहो कि मैंने उसे याद किया है। मैं उसके रोमांचक समुद्री यात्राओं के किस्से उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। वॉल्टर एलिजाबेथ को कहानी के उस अद्भुत सफर में ले गया जहाँ तुम अनंत समंदर में एक नाव की रहम पे रहते हो। हवा के झोंके तुम्हारे चेहरे को सुन कर देती है। दिल और दिमाग आशा और निराशा के बीच झूलता रहता है। नजर छोटी मगर दूर तक रहती है और हल्के काले बादल की तरह दिखने वाली परछाई धीरे धीरे गहराती जाती है और एक आकृति लेने लगती है। फिर से एक टुकड़े जमीन पर पैर रखो और तुम्हें लगेगा कि तुमने फिर से जन्म लिया है। हर एक रोमांचक और तुम्हें लगेगा कि तुमने फिर से जन्म लिया है। हर एक रोमांचक सफर का अंत दूसरे सफर की शुरुआत है। एलिजाबेथ उसकी कहानियों में जलपरी की तरह गोते लगा रही है, पंछी की तरह हवा में अटखेली कर रही है। उस पर महारानी का कोई भार नहीं रहा। उसके ताज का वजन मानो घट गया हो। वो क्षण भर के लिए आजाद हुई है। अब कड़ी निगरानी के बावजूद कैथोलिक चर्च के समर्थक, षड्यंत्रकारियों और एलिजाबेथ की कजन मैरी स्टुअर्ट के बीच पर्चों में संदेश का आदान प्रदान होने लगा। एक दिन एलिजाबेथ ने बेस से कहा, शायद वॉल्टर तुम्हें पसंद करता है क्योंकि तुम जवान और खूबसूरत हो और क्योंकि तुम मेरी चहेती भी हो। ओ बेस, कभी कभी मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। जिसे तुम पा सकती हो वो मेरी पहुंच से कितना दूर है। काश हम जगह की अदला बदली कर सकते। उसी शाम बेस को एक खुफिया चिट्ठी मिली जो उसकी कजन ने लिखी है। बेस उससे मिलने पहुंची। उसका कजन एक कैथलिक है जिन्हें जान का खतरा है और बेस से कहलवाकर वो रानी से सुरक्षा चाहता है। ऐसा शक किया जा रहा है कि वो भी सोसाइटी ऑफ जीसस का सदस्य है और स्पेन के षड्यंत्र में शामिल है। पर बेस एक कैथलिक का पक्ष नहीं ले सकती। वो वहाँ से चुपचाप चली आई। लेकिन जल्द ही रानी के सलाहकार फ्रांसिस ने सच का पता लगा लिया और बेस के कजन को हिरासत में ले लिया। उसने कबूल किया कि स्पेन ने योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही इंग्लैंड की गद्दी पर कैथोलिक चर्च द्वारा चुनी रानी मैरी स्टुअर्ट बैठेगी। बस फिर क्या, एलिजाबेथ के दरबार में स्पेन के राजदूत से जब ये बात पूछी गई, स्पेन के जहाजी बेड़े इंग्लैंड के समंदरी रास्ते पे क्या कर रहे हैं, उनके बीच गहमा गहमी हो गई। स्पेन के राजदूत ने रानी और कैप्टन वॉल्टर के बीच संबंधों पे उंगली उठाई। इससे मामला बिगड़ गया और एलिजाबेथ ने स्पेन को खुली चुनौती दे दी। उन्हें जो करना है करे, वो किसी से नहीं डरती। लेकिन फिर भी एलिजाबेथ घबराई हुई तो है। अपने भविष्य का राज जानने एक ज्योतिषी के पास पहुंची, जिसने उसे आने वाले 2 देशों के राजनीति में उतार चढ़ाव के बारे में बताया। और जब जीवन में प्रेम के बारे में पूछा तो बताया गया कि उसे बड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। उसका रास्ता ऐसा होगा जो पहले किसी ने ना लिया होगा। अब बेस एलिजाबेथ का संदेश लेकर वॉल्टर के जहाज पहुंची। रानी ने उसे याद किया है, मगर वॉल्टर नहीं जाना चाहता। वो एक प्रजा है, कोई प्रेमी नहीं। दोनों ने कुछ देर तक बातें की। एलिजाबेथ की बात उस तक कई बार पहुंचाने की वजह से दोनों एक दूसरे से वाकिफ भी होने लगे। वॉल्टर अब एलिजाबेथ के सामने खड़ा है। उसने एक अर्जी लिखी है। उसे एक नई समुद्री यात्रा के लिए निकलने की इजाजत दे, इंग्लैंड की रानी के शाही मोहर और समर्थन के साथ। पर एलिजाबेथ को अभी उसकी जरूरत है। इस बुरे दौर में वो इस शख्स को जाने नहीं दे सकती। पता नहीं वो फिर कब लौटेगा, 1, 2, 3 साल या उससे भी ज्यादा। एलिजाबेथ आसमान में उड़ते बाज की तरह है जो जमीन से मीलों ऊपर है, किसी के भी पहुंच से दूर। मगर उड़ान की थकान भी तो कभी न कभी मिटानी पड़ती है। एक नीर की जरूरत हर परिंदे को होती है, जहां अपनापन हो, प्यार, परिवार हो। एलिजाबेथ ने उससे कहा, अगर उसके बस में होता तो वो उसके साथ दूर किसी जगह चली जाती। काश
पर ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए उसने वॉल्टर को रोकने का फैसला किया और उसे अपना निजी रक्षक अधिकारी बना दिया। वॉल्टर हक्का बक्का रह गया, पर महारानी को वो इनकार भी नहीं कर सकता। मजबूरन उसे यही रहना होगा। कुछ दिनों बाद बेस के उसी कजन को स्पेन के साथ षड्यंत्र के जुर्म में फांसी दे दी गई। अकेले बैठे बेस को प्रार्थना करता देख वॉल्टर ने उसे हिम्मत बंधाई कि उसका इसमें कोई कसूर नहीं। पसंद तो वो पहले से ही एक दूसरे को करते थे और आज कमजोर पल ने करीब आने का मौका भी दिला दिया। आज मैरी स्टुअर्ट के पास एक खुफिया संदेश आया। सारे इंतजाम हो चुके हैं, अब बस उसके इशारे का इंतजार है। मैरी ने लिखा, काम शुरू करो। मैं भविष्य में बनने वाली रानी मैरी स्टुअर्ट तुम्हारे साथ हूँ। ये चिट्ठी जैसे ही उन लोगों के हाथ लगी, उनके दल में मौजूद फ्रांसिस के जासूस विलियम ने उसे आकर खबर दे दी। अब अगली सुबह चर्च की भीड़ में से किसी ने निकलकर एलिजाबेथ पर बंदूक तान दी। पर ताजुब है, एलिजाबेथ घबराई नहीं। वो जिन लोगों के लिए खड़ी है वो ही आज उसके खिलाफ है। वो चुपचाप कातिल की आंखों में देख रही है। पर ये क्या, बंदूक चली मगर उसमें से गोली नहीं निकली। जितना दिखाई दे रहा है ये षड्यंत्र उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। उस घुसपैठी को तुरंत धर दबोचा गया। अब सलाखों के पीछे कैद लोगों से पूछा जा रहा है कि बंदूक में गोली क्यों नहीं थी, क्या करना चाहते हो तुम लोग। रॉबर्ट सिर्फ मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे जिस काम के लिए भेजा गया था वो जल्द पूरा होगा। बेस ने वॉल्टर से कहा, रानी एलिजाबेथ सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आई। मुझे मालूम है वो किसी से कहेगी नहीं, मगर वो बहुत परेशान है। वो ये भी नहीं कभी कहेगी कि इस वक्त उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके पास जाना होगा। यहाँ एलिजाबेथ किताबों के कागजों में कुछ ढूंढ रही है, मगर कहीं से कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। कोर्ट का फैसला है कि मैरी स्टुअर्ट को मौत की सजा होगी, पर एलिजाबेथ ऐसा नहीं चाहती। वो समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों होता है कि किसी को मरना ही होगा। उसके बाप ने उसकी माँ को मारा था, उसके कजन उसे मारना चाहते हैं। सामने खड़ा वॉल्टर बोला, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो यही सोचकर मन को मना लो, आज नहीं तो कल सबको ही मरना है। फ्रांसिस के सामने बेबस एलिजाबेथ कुछ कर नहीं पाई। वो रानी की मोहर मैरी के मौतनामे पे लेकर चला गया और मैरी को सजा हो गई। जैसे ही स्पेन के राजा फिलिप्स को ये पता चला, अब उसके असली चाल चलने का वक्त आ गया। एक कैथलिक भावी रानी मैरी स्टुअर्ट को एक प्रोटेस्टेंट रानी एलिजाबेथ के आदेश के अंतर्गत सजा होने से पूरे यूरोप भर के कैथलिक में गुस्से और नफरत की लहर फैल गई। रोम का चर्च इंग्लैंड के खिलाफ हो गया, जैसा कि फिलिप्स चाहता था। अब इसकी कीमत एलिजाबेथ को अपनी गद्दी, अपना ताज, अपनी जान देकर चुकानी होगी और फिर इंग्लैंड की महारानी बनेगी फिलिप्स की बेटी इजाबेला। यही तो उसका शुरू से असली मकसद था। मैरी स्टुअर्ट तो इतने बड़े शतरंज के खेल में महज एक प्यादा थी। ये बात फ्रांसिस को भी समझ आ चुकी है। वो एलिजाबेथ से माफी मांगता है कि वो स्पेन को नहीं रोक सका, वो अपने काम में नाकाम रहा। स्पेन अपने कैथलिक मित्र देशों के साथ मिलकर दोनों तरफ से इंग्लैंड पर हमला कर रहा है। उनकी सेना कई गुना ज्यादा है और इंग्लैंड की ओर रवाना हो चुकी है। यहाँ एलिजाबेथ वॉल्टर के साथ बैठी है। ऐसे समय में इंसान अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढता है और शायद उसके लिए वॉल्टर ही वो जगह है। किसी बच्चे की तरह घबराई एलिजाबेथ बोली, किसी और जन्म में अगर मैं एलिजाबेथ ना होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? और फिर उसने वॉल्टर से एक किस मांगा, जो वॉल्टर ने उसे दिया और वो उसकी गोद में सिमट कर सो गई। अगली सुबह बेस ने वॉल्टर को उसके बच्चे की मां बनने की खबर सुनाई और दोनों ने छुपकर शादी कर ली। जब एलिजाबेथ को ये बात पता चली, वो टूट गई। उसने बेस को महल से निकाल वॉल्टर को कैद करवा दिया। यहाँ स्पेन की जहाज इतनी नजदीक आ गए हैं कि इंग्लैंड की धरती से दिखने लगे हैं। एलिजाबेथ ने हर हाथ में हथियार पकड़ने को कहा, क्योंकि पहले देश को बचाना होगा।
बाकी चीजें इंतजार कर सकती है। सभी कैदियों को आजाद कर दिया गया, वो भी युद्ध में लड़ेंगे। साथ वॉल्टर और बेस को भी माफ कर दिया। इंग्लैंड ने बचावी हमला शुरू किया। एक एक कर इंग्लैंड के जहाज युद्ध में धराशायी होने लगे, लेकिन आखिरी दिन इंग्लैंड के समुंदर और हवा ने उनका साथ दिया। समुद्री हवा के थपेड़ों से स्पेन के जहाज डगमगाने लगे और उन्हें किनारे पे पहुंचने से पहले ही लंगर डालना पड़ा। हवा के रुख का फायदा उठाकर वॉल्टर ने अपने जहाज को एक जीता जागता मशाल बनाकर स्पेन के खड़े जहाजी बेड़े में टकरा दिया और स्पेन के बारूद भरे जहाजों के चिथड़े बनकर चारों ओर फैल गए। इंग्लैंड की जमीन तक पहुंचने से पहले ही वो जलकर खाक बन गए। स्पेन का गुरूर चकनाचूर हो गया। फ्रांसिस ने अपने बूढ़े कंधों पर बहुत सालों तक इंग्लैंड की जिम्मेदारी बखूबी उठाई, पर कहीं न कहीं उसे मलाल रहा कि वो स्पेन की चाल समझ न सका और इंग्लैंड को युद्ध में झोंक दिया। खैर, युद्ध में जीत के बाद उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अंत में एलिजाबेथ को समझ आ गया कि वॉल्टर और बेस उससे प्यार इज्जत तो करते हैं, पर एक रानी की तरह। उसे इस बात को सम्मान की तरह लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। एलिजाबेथ ने उन दोनों के बेटे को आशीर्वाद दिया और वो बनकर रही उम्र भर एक कुंवारी महारानी, जिसकी संतान पूरा इंग्लैंड है। दोस्तों, आज के एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाकी क्या करना है आप जानते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।